नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो होगी नीट छात्रा संवेदना की जांच में लीपापोती। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कई नई बातें सामने आई हैं जो हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी सिवान ब्लास्ट के मायने समझिए, क्योंकि एक ऐसा धमाका जिसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। तीसरी खबर होगी झारखंड में नक्सलियों पर आखिरी प्रहार, क्योंकि बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। और चौथी खबर आपको बताएंगे बिहार भवन पर सियासत क्यों कर रही एमएनएस, ये आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उसके अनुसार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है, ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमार से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अब तक कोई एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस और एसआईटी क्या जांच कर रही है। अगर छात्रा किसी वजह से नशीली दवा लेती थी या डिप्रेशन की दवा ले रही थी तो इसका उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से क्या वास्ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। एसआईटी सूत्रों का यह दावा है कि 26 दिसंबर को जहानाबाद में छात्रा ने डिप्रेशन की दवा खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब अनसुलझे सवाल आप समझिए जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये कि डिप्रेशन की दवा का दरिंदगी से क्या संबंध है। पीएमसीएच की रिपोर्ट को आधार क्यों नहीं बना रही एसआईटी। सवाल ये एम्स की रिपोर्ट से पहले आखिर जल्दबाजी में क्यों एसआईटी की टीम दिख रही है। सवाल ये भी एसआईटी और एफएसएल के बीच तालमेल में कमी क्यों नजर आ रही है। संवेदना के डीएनए और विसरा रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है। सवाल ये क्या पूरे मामले को गोल गोल घुमा रही है एसआईटी। सवाल ये भी क्या दरिंदों को बचाने के लिए नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। संवेदना की मौत का सच कब सामने आएगा, गुनहगारों का चेहरा कब बेनकाब होगा, ये वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से ये समझना जरूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया था। देखिए, छात्रा के साथ रेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने आई। रेप के दौरान छात्रा से जोर जबरदस्ती भी की गई। 2 घंटे तक दरिंदे से छात्रा लड़ती रही। छात्रा बेहोश नहीं थी। खुद को बचाने की उसने कोशिश की। उसके गर्दन और कंधे पर नजदीक नाखून के घाव मिले हैं। छाती और कंधे के नीचे कई खरोंच के निशान मिले हैं। पीठ पर भी किसी चीज से रगड़ने का नीला निशान भी मिला है और प्राइवेट पार्ट में चोट हुई जिससे ब्लीडिंग भी हुई।
रेप कांड में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है। संवेदना की मौत मामले को सुलझाने के लिए पूरे घटनाक्रम को समझना भी जरूरी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कब कब क्या क्या हुआ। तो 5 जनवरी को नीट की छात्रा घर से हॉस्टल लौटी और 6 जनवरी को रात में उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में गई। 7 जनवरी को 17 साल की छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली। 7 से लेकर 10 जनवरी तक इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान नीट की छात्रा की मौत हो गई। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। फिर 13 जनवरी को शव को कारगिल चौक पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया, कहा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। 13 जनवरी को 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। 13 ही जनवरी को पटना में शंभू हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ हुए। इसके बाद 15 जनवरी की तारीख को ही पटना पुलिस ने माना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हुई और 16 जनवरी को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया। फिर 16 जनवरी की तारीख को ही डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और उसके अगले दिन 17 जनवरी को पटना पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा। 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़िता के पिता ने यह बयान दिया। 20 जनवरी को एसआईटी की टीम एक बार फिर से शंभू हॉस्टल पहुंची और 21 जनवरी को एसआईटी की टीम ने जहानाबाद में 2 लड़कों से पूछताछ की। एफएसएल की टीम साक्ष्य की जांच के लिए भागलपुर गई और 22 जनवरी को ये पूछा गया कई सवाल कि क्या किसी नेता मंत्री के बेटे को बचा रही है पुलिस। पप्पू यादव ने इस पर सवाल उठाए। सांसद पप्पू यादव ने यह पूछा कि क्या किसी नेता मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश हो रही है। 22 जनवरी को एसआईटी जांच में छात्रा के कमरे से एंटी डिप्रेशन की दवा बरामद की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन अभी भी जो अनसुलझे पहलू हैं उस तक एसआईटी की टीम नहीं पहुंच पाई है और ना ही कोई ठोस जानकारी दे पा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की संवेदना की मौत को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव का कहना है कि मामले में किसे बचा रही है पुलिस, क्या कोई नेता या उसका बेटा इसमें शामिल है। पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर को समझिए। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 11 दिन बीत गए। 11 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी की टीम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र, मंत्री पुत्र संलिप्त है। किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जो वातावरण बन रहा है या जो अराजकता का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निराशा। बीजेपी और जेडीयू ने कहा, एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई होती है। जो भी अपराधी हैं उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की यूएसपी भी रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने पप्पू यादव के सुर में सुर मिलाते हुए रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाया है। एसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। पप्पू यादव विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर निशाना साधना। पप्पू यादव के आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन जब तक संवेदना की मौत का पूरा सच सामने नहीं आ जाता, तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। न्यूज 18 के पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है और सांसद पप्पू यादव के सवाल भी हैं। अब सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। देखिए, नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में सांसद पप्पू यादव ने कई आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने पुलिस और एसआईटी की कार्यशैली पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने पूछा, क्या नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोई नेता
या उसका बेटा शामिल है क्या? उन्होंने ये भी पूछा, क्या कोई मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल है? आखिर मामले में किसे बचा रही है बिहार पुलिस? ये सवाल सांसद पप्पू यादव ने पूछे। उन्होंने ये भी पूछा कि पुलिस पीड़ित परिवार को क्यों कलंकित कर रही है? सेक्स रैकेट माफिया को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? पप्पू यादव के आरोपों को सत्ता पक्ष के नेताओं ने राजनीति से प्रेरित बताया और इस पे सियासी बयानबाजी जारी है। लेकिन जरूर ऐसी बात है कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब तक मिले नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की, और अगली खबर सिवान से, जहां पटाखा बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके ने सबको खौफजदा कर दिया है और इस इलाके में पटाखा बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की चिथड़े उड़ गए। जिस करकट वाले घर में पटाखा बनाया जा रहा था वो धमाके में उड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लकड़ी और करकट के ढेर के बीच टुकड़ों में पड़ा शव, लोगों की भीड़, पुलिसकर्मियों का डेरा। ये तस्वीरें बता रही है कोई बड़ा धमाका हुआ है। सिवान एक बार फिर बम धमाके से दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी के चीथड़े उड़ गए। जहां बम बनाया जा रहा था वो करकट से बना घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें हैं सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव की, जहां घर में ही पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लोग दहशत में आ गए। धमाके की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि घर में कितना बारूद भरा हुआ था। घर का करकट और ईंट ध्वस्त होकर बिखर गया है। बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की बॉडी कई टुकड़ों में घर के इधर उधर बिखर गई। धमाके के बाद पहुंची पुलिस भी तबाही की तस्वीर देखकर हैरान रह गई। बड़े धमाके के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस था या अवैध रूप से काम चल रहा था। अगर लाइसेंस दिया गया था तो किसने दिया था? पुलिस ये भी पता लगा रही है कि पटाखा के नाम पर कुछ और खेल तो नहीं हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अब आप सिवान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट वाली पूरी खबर को समझिए। देखिए, राज्य के कई जिलों में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित है और ये भी कहा जाता है कि मिली भगत से पटाखा बनाने का ये खेल चलता रहा है। चुपके चुपके अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम अक्सर होता रहता है और पटाखा बनाने वाले भारी मात्रा में बारूद घर पर जमा करके रखते हैं और कहीं लापरवाही हो जाती है और इसी लापरवाही की वजह से आग लगती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सिवान में कैसे चल रही थी पटाखे की अवैध फैक्ट्री? सवाल ये कि सिवान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट अचानक कैसे हो गया? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पटाखा बन रहा था या कुछ और बनाने की तैयारी थी? कहीं ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश वाली बात तो नहीं थी? अब आपको बताते हैं, बिहार में ये पहली बार धमाका नहीं हुआ है, कई बार ऐसे धमाके हो चुके हैं। तो कब कब अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, इसे समझिए। तो देखिए, राज्य के कई जिलों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और 2002 में भागलपुर में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 सितंबर 2005 में पटना के खुसरोपुर में ब्लास्ट हुआ था, 35 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर में तो अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में कई बार ब्लास्ट हो चुके हैं। 2008 में भागलपुर में हुए ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए थे। फिर 2018 में ब्लास्ट में भी कई लोग घायल हुए। 3 मार्च 2022 को भागलपुर में ब्लास्ट हुआ, 14 लोगों की मौत हो गई। 22 मार्च 2018 को खासगंज, सोहसराय, बिहार शरीफ में ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 24 जुलाई 2022 को खोदाई बाग गांव सारण में ब्लास्ट हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। फिर 13 अक्टूबर 2025 को ओल्हानपुर सारण में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग घायल हो गए। और 21 जनवरी 2026 को डुमरांव बक्सर ब्लास्ट में एक घायल हुआ और 22 जनवरी 2026 को सिवान में ब्लास्ट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो ये ब्लास्ट वाली कहानी कोई नई नहीं है, अक्सर होती रहती है, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही
कि कैसे ये अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख तय की गई और इससे पहले झारखंड में मिली बड़ी सफलता से साफ संकेत दे रही है कि अब लाल आतंक का काला अध्याय जल्द ही खत्म हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूरे झारखंड से खदेड़े गए नक्सली अब महज कुछ ही इलाकों में सिमटे हैं। सारंडा के घने जंगल नक्सलियों का गढ़ बना है। वहां भी उन पर सुरक्षा बलों के जवान काल बनकर टूटे हैं। चाईबासा में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंबडी गांव के पास सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से जमकर गोलियां चली, लेकिन सुरक्षा बल भारी पड़े। इस मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हो गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल दा के साथ 2-2 लाख के 2 इनामी नक्सली राजेश मुंडा और बुलबुल भी शामिल है। सीआरपी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह जिस तरीके से कराया जा रहा है, इसमें से एक चीज हम बता सकते हैं कि जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके चलते आज के दिन में बहुत सारा अचीवमेंट्स मिल रहा है। साल 2026 में नक्सलियों के साथ पहली बड़ी मुठभेड़ है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख केंद्र सरकार ने तय की है। इसे लेकर कार्रवाई जारी है। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो झारखंड में सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी और नक्सलियों के खात्मे का यहां सिलसिला भी जारी है। आइए अब खबर को समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। दरअसल 2026 में देश को नक्सल मुक्त करने के लिए 2 तरह की रणनीति पर काम हो रहा है। एक तरफ जहां नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। कैसे सरकार ने नक्सलवाद को काबू किया, उसे कुछ आंकड़ों से आप समझिए। देखिए, 2014 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो 2025 में घटकर महज 11 बच गए हैं। और सिर्फ 2025 की बात करें तो 317 नक्सली मारे गए थे, जबकि 800 से अधिक गिरफ्तार किए गए। वहीं 2000 के करीब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। ये सरकार की नक्सलवाद खत्म करने की योजना का नतीजा ही है कि नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में नक्सलियों पर नकेल को अब आप समझिए। 22 जनवरी 2026 में अनल उर्फ पतिराम मांझी, जो कि सदस्य है सेंट्रल कमेटी का, उसे ढेर किया गया। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। सारंडा में मुठभेड़ में मारा गया। अप्रैल 2025 को प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, जो सेंट्रल कमेटी का ही सदस्य था, 1 करोड़ का इनामी था, इसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 2025 में ही अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश उर्फ अमलेश, ये भी सेंट्रल कमेटी का ही सदस्य था। 1 करोड़ का इनाम था इस पर और हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने इस नक्सली को मार गिराया। 2021 में प्रशांत बोस, सदस्य पोलित ब्यूरो, 1 करोड़ का इनाम था इस पर। सरायकेला खरसावा में पकड़ा गया था और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ये हिरासत में लिया गया। 2019 में सुधाकर, जो कि सदस्य सेंट्रल कमेटी का ही था, 1 करोड़ का इनामी था। झारखंड से फरार होकर पत्नी के साथ तेलंगाना में सरेंडर किया। तो लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और नक्सलियों पर नकेल कसा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण के सियासी निशाने पर आ गया है। एमएनएस का कहना है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। एमएनएस के इस ऐलान के बाद सियासत सुलग गई है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन अब सियासी निशाने पर आ गया है। बिहार भवन को लेकर सियासी महासंग्राम शुरू हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बिहार भवन का निर्माण रास नहीं आ रहा है। एमएनएस ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। एमएनएस के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर यशवंत किल्लेदार ने ये कहा, बिहार सरकार को 314 करोड़ रुपए मुंबई में इमारत बनाने पर खर्च करने के बजाय बिहार के अस्पतालों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। जब तक एमएनएस है तब तक इस भवन का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। एमएनएस के बयान के बाद महाराष्ट्र में बिहार भवन बनाने को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राज ठाकरे पर तल्ख लहजे में प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, बिहार भवन को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। पूरा मामला क्या है जल्दी से आपको समझा देते हैं। आप खबर तो समझिए, बिहार भवन पर राज ठाकरे की पार्टी क्यों सियासत कर रही है। तो राज ठाकरे की पार्टी का नाम एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है और राज ठाकरे की सियासत दो मुद्दों पर टिकी है। मराठी मानुष, उत्तर भारतीयों का विरोध, बस यही दो एजेंडा है उनका। बिहार भवन पर राज ठाकरे की पार्टी अब सियासत कर रही है। राज ठाकरे समय समय पर उत्तर भारतीयों का विरोध करते रहे हैं। एमएनएस के नेता बिहार और उत्तर भारतीयों के साथ बदतमीजी करते रहे हैं। खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसी हरकत किया करते हैं और वैसे चुनाव में उन्हें बहुत ज्यादा इसका फायदा कभी मिला नहीं है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी मनसे का प्रदर्शन बेहद ही खराब ही रहा और अब एक बार फिर चर्चा में बने रहने के लिए विरोध हो रहा है। मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन का एमएनएस के नेता विरोध कर रहे हैं। आप खबर तो समझिए, एमएनएस कॉर्पोरेटर यशवंत किल्लेदार ने क्या कहा है। तो बिहार भवन का निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई की बजाय बिहार में ही अस्पताल बनाया जाए। मुंबई में बिहार भवन बनाने का प्रस्ताव क्यों है, अब आप इसे समझिए। देखिए, बिहार से काफी संख्या में जो लोग हैं वो कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाते हैं। मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान में इलाज के लिए लोगों को जाना पड़ता है। अब मरीज और उनके तीमारदारों को रहने में परेशानी होती है। मरीजों की समस्या के समाधान के लिए बिहार भवन बनाया जा रहा है। 314 करोड़ रुपए से 30 मंजिला इमारत बनवाया जाएगा। कैंसर रोगियों के लिए 240 बेड वाली डॉर्मेट्री भी यहां पर मौजूद होगी। तो ये मुख्य उद्देश्य है बिहार भवन का, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।